हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिथिलेश पर। साइंस का सीरीज में बायोलॉजी का ये पार्ट 2 है, जिसका टॉपिक है आज का जैव विकास। तो हम लोग जैव विकास आज करेंगे, ऑर्गेनिक इवैल्यूएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें कि ये जो है साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, बीपीएससी हो, दरोगा हो या रेलवे हो, CBT 2 हो या ग्रुप डी हो या दरोगा का पीटी हो, मेंस हो, सबके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो ध्यान से पढ़ें। तो टॉपिक है जैव विकास। तो पहले जानते हैं जैव विकास क्या है। तो प्रारंभिक निम्न कोटि के जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिकाधिक जीवों की उत्पत्ति को जैव विकास कहा जाता है। जीव जंतुओं की रचना, कार्यिकी एवं रासायनिकी, भ्रूणीय विकास, वितरण आदि में विशेष क्रम व आपसी संबंध के आधार पर सिद्ध किया गया है कि जैव विकास हुआ है। और जैव विकास से संबंधित जो वैज्ञानिक है उसमें है लेमार्क, डार्विन, वैलेस, ह्यूगो डे व्रीज, इन सभी का है। तो इसी सब से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। तो देखिए, पहला सवाल है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो विकास के उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन का बोलेगा, म्यूटेशन का उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया वो दिया ह्यूगो डे व्रीज ने। ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया है। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी, ह्यूगो डी ब्रिज। अगर लैमार्क के बारे में बात करें तो लैमार्क का सिद्धांत 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफिक जूलॉजिक, पूछे कौन सी पुस्तक, तो फिलोसफिक जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ। तो इनके सिद्धांत के अनुसार जीवों एवं इनके अंगों में सतत बड़े होते रहने की प्रवृत्ति प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है और इन जीवों पर वातावरणीय परिवर्तनीय का सीधा प्रभाव पड़ता है। इस कारण जीवों के विभिन्न अंगों का उपयोग घटता और बढ़ता रहता है। अधिक उपयोग में आने वाले अंगों का विकास अधिक और कम उपयोग में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है। इसे अंगों के कम या अधिक उपभोग का सिद्धांत भी कहते हैं। इस प्रकार के जीवों द्वारा उपार्जित लक्षणों की वंशगति होती है, जिससे फलस्वरूप नई नई जातियां बन जाती है। उदाहरण के लिए जिराफ की गर्दन का लंबा हो जाना। दूसरा सवाल है, भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि हाल ही में विलुप्त हो गई है। तो देखिए, विशाल वन्य बिल्लियों के बारे में कहा जा रहा है। तो जो विलुप्त हो गई है वो है चीता। क्या है? चीता। तो हम लोग जानते हैं दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है, तो वो है चीता। और चीता का अगर वैज्ञानिक नाम पूछे तो चीता का वैज्ञानिक नाम होता है एसिनोनिक्स जुबेटस। एसिनोनिक्स जुबेटस। चलिए, और अगर भारत का राष्ट्रीय पशु पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? बाघ, पैंथरा टाइग्रिस। पैंथरा टाइग्रिस। और पैंथरा लियो होता है वैज्ञानिक नाम, शेर का होता है। शेर यानी सिंह का, पैंथरा लियो। जबकि अगर तेंदुआ का वैज्ञानिक नाम पूछा जाए तो तेंदुआ का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पैंथरा पारडस। पैंथरा पारडस। 3 नंबर सवाल है कि आर्कियोपेटेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच योजक कड़ी है। तो आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है ना, वो सरीसृप और पक्षी, सरीसृप बोलते हैं रेंगने वाले जीव, तो रेंगने वाले जीव से ही पक्षियों का विकास हुआ है। तो सरीसृप और पक्षी के बीच का योजक कड़ी है जो आर्कियोपेटेरिक्स नामक जीव है। चलिए, तो एक बात यहाँ से जान लीजिए कि पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है। पक्षियों का विकास किससे हुआ है? सरीसृपों से हुआ है। जल स्थल जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है। जल और स्थल जीवों का विकास मत्स्य वर्ग से हुआ है, माने मछली वाला से। और स्तनी वर्ग के जंतुओं का विकास भी सरीसृप से हुआ है, यानी जानवर हो गया, आदमी हो गया, ये सब का भी विकास भी सरीसृप वर्ग से हुआ है, यानी सरीसृप माने रेंगने वाले। तो आर्कियोपेटेरिक्स हो गया सरीसृप और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी। 4 नंबर सवाल बहुत ही शानदार है। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। चलिए, तो कहता है कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत यानी म्यूटेशन का सिद्धांत, तो म्यूटेशन का सिद्धांत ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया था। तो A का 4 हो गया, A का 4 हो गया। चलिए, विकास का सिद्धांत, तो विकास का जो सिद्धांत है वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
तो फिर इसके बाद 3 हो गया। इसके बाद है कि एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना, तो ये बीटल और टैटम ने दिया था। किसने दिया था? बीडल और टैटम ने। तो इसके बाद 1 हो गया। इसके बाद है ओपेरॉन अवधारणा, तो ओपेरॉन अवधारणा तो जैकब और मोनार्ड ने दिया था, जैकब और मोनार्ड ने दिया था। इसके बाद हो गया 2, 43-12। तो देख लीजिए 43-12 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। 5वां सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराने जीव कौन है? तो पृथ्वी पर जो सबसे पुराने जीव हैं वो हैं प्रकाश संश्लेषी जीव साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत यहाँ कौन आता है? तो नीलहरित शैवाल, नीलहरित शैवाल आता है। देखिए यहाँ कवक दिया है, तो कवकों का जो अध्ययन है वो कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। और कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन नामक शर्करा की बनी होती है। चलिए, और फिर होता है एक शैवाल, तो शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। अगर जीवाणुओं का कोशिका भित्ति पूछे तो पेप्टिडोगाइल कैन का बना होता है। जबकि अगर पूछे कि पादपों की कोशिका भित्ति तो सेलुलोज का बना होता है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। तो सारा चीज़ याद रखना है। और ये जो एगलीना है ना, एगलीना पादप और जंतु के बीच की कड़ी है जो प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत आता है। वर्गीकरण का जो 5 जगत प्रणाली व्हिटकर ने दिया था 1969 में, तो उसमें आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। तो प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही आता है एगलीना, और ये एगलीना है जो पादप और जंतु के बीच की कड़ी है। 6 नंबर सवाल है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन है? यानी जो हम लोग मनुष्य हैं इनके जस्ट पहले वाला का पूर्वज कौन है? तो वो है क्रोमैगनॉन। कौन है? क्रोमैगनॉन मनुष्य है, क्रोमैगनॉन। तो याद रखना है क्रोमैगनॉन। 7वां सवाल है, आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो आर्कियोपेटेरिक्स है जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी। आर्कियोपेटेरिक्स क्या है? तो जुरासिक युग का सर्व पुरातन पक्षी है। अभी अभी हम लोग पढ़ें कि आर्कियोपेटेरिक्स जो होता है सरीसृप और पक्षियों के बीच का योजक कड़ी होता है। तो 8वां सवाल है, मैमथ किसका पूर्वज है? तो मैमथ है हाथियों का पूर्वज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 9 नंबर सवाल है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वरणवाद। प्राकृतिक वरणवाद को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? नेचुरल सिलेक्शन। तो नेचुरल सिलेक्शन दिया था किसने? तो पहले तो ये याद रखना है कि नेचुरल सिलेक्शन दिया का सिद्धांत है डार्विन का है। तो कहता है किस पर आधारित है? तो ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट और उपयुक्त सभी। तो इनमें से सभी इसका सही उत्तर है। जो डार्विन का नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत था इनमें से सभी पे आधारित था। तो इसका सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 10वां सवाल है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो सांपों में अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है वह अंगों का उपयोग अनुपयोग किए जाने से। तो ये लैमार्कवाद का सिद्धांत है कि जो जीव जिस अंग का जितना ज़्यादा प्रयोग करेगा वह उतना ही विकसित होगा। उदाहरण के लिए बताया कि जिराफ की गर्दन का लंबा होना। अच्छा, तो इसका सही उत्तर हो गया अंगों का उपयोग और अनुपयोग करने से। सांपों का अध्ययन सर्पेंटोलॉजी या ओफियोलॉजी भी कहलाता है। 11 नंबर सवाल है, डायनासोर थे। तो डायनासोर सरीसृप वर्ग के जीव थे, लेकिन कौन से सरीसृप थे? तो मेसोजोइक ईरा के थे। मेसोजोइक सरीसृप। कौन सा सरीसृप? मेसोजोइक सरीसृप था। 12वां सवाल है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो विकासवाद का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन ने दिया। किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। जैव विकास के संबंध में डार्विनवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। डार्विन को पुरावशेष का महानतम अन्वेषक भी कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन 1831 ईस्वी में बीगल नामक जहाज से संपूर्ण विश्व का सर्वेक्षण पूरे जहाज से किया था। तो ये भी याद रखना है कि कौन से जहाज से? तो डार्विन बीगल नामक जहाज से 1831 ईस्वी में पूरा विश्व के सर्वेक्षण कर लिया था। तो ये भी आपको याद रखना है।
13वां सवाल है विकास का मुख्य कारक क्या है। तो ऑप्शन पढ़िए, उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन है, तो नहीं हासिल किए हुए गुण, नहीं लैंगिक जनन, नहीं। तो इसका जो सबसे बढ़िया आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक वरण का सिद्धांत। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत लैमार्क के सिद्धांत पर आधारित है और लैमार्क के बुक का नाम था क्या, फिलॉसफिक जूलॉजिक। 14वां सवाल है जीवों के विकास यानी इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है, यानी बताना है कौन से जीव सबसे पहले आए। तो देखिए यहाँ ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, सालामेंडर, फिर इसके बाद अजगर, इसके बाद होता है कंगारू। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है 14 नंबर का ऑप्शन नंबर सी। 15वां सवाल है जीव विकास यानी इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया। तो इवोल्यूशन को सर्वप्रथम समझाया लैमार्क ने। किसने समझाया, लैमार्क। तो इसका सही उत्तर हो गया लैमार्क। लैमार्क का बुक का नाम बताएं क्या, तो फिलॉसफिक जूलॉजिक। अच्छा देखिए इस टॉपिक से एक चीज़ और सवाल हम पूछते हैं, समजात अंग और समरूप अंग। तो आपको समजात अंग और समरूप अंग भी पूछा जा सकता है। तो देखिए समजात अंग, तो समजात अंग उसको बोलते हैं ऐसे अंग जो विभिन्न कार्यों के लिए उपायोजित होने के कारण काफ़ी असमान दिखाई देते हैं, यानी देखने में एक तरह का नहीं रहेगा परंतु मूल संरचना और भ्रूणीय परिवर्धन में समान होते हैं, यानी उत्पत्ति दोनों का सेम तरह से होता है, समजात अंग कहलाता है। तो समजात अंग पूछा जाता है आपको कि कौन समजात अंग का उदाहरण है। तो देखिए समजात अंग में हो जाएगा आपको सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े का अगला टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। ये सब का उत्पत्ति सेम तरह से हुआ है लेकिन देखने में सब अलग अलग लगते हैं और इसका इसीलिए इसको कहते हैं समजात अंग। तो याद रखना क्या है, सील के फ्लीपर, चमगादड़ के पंख, घोड़े का अगला टांग, बिल्ली का पंजा, मनुष्य का हाथ। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि समरूप अंग, कौन सा अंग, समरूप अंग। तो समरूप अंग है जो देखने में समान रहेगा, काम करने के लिए भी समान रहेगा परंतु उत्पत्ति और भ्रूणीय परिवर्धन भिन्न होते हैं। समरूप अंग कहलाते हैं जैसे तितली के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, सभी उड़ने के काम करते हैं, देखने में भी समान लगते हैं लेकिन सबका उत्पत्ति अलग अलग तरह से है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो ये छोटा सा टॉपिक था तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, तो बहुत ही उपयोगी ये सब क्वेश्चंस हैं। तो हम आपको बता रहे हैं रेगुलर सीरीज आएगा, आप देखते रहें। अच्छा लगे दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।